नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम और शुरुआत करेंगे उन तस्वीरों के साथ और बताएंगे आपको कि जयपुर में क्या हुआ। दरअसल दशहरे पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मौसम ने खलल डाल दिया और विद्याधर नगर स्टेडियम में शाम 8:15 बजे 121 फीट ऊंचे रावण का दहन होना तय था, लेकिन अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई और इसी कारण कार्यक्रम में आई बाधा से बचने के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने तय समय से पहले ही रावण दहन कर दिया। रावण के साथ 60 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन किया गया। बारिश के बावजूद स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ी और लोग आतिशबाजी और पुतलों के जलते दृश्य देखने के लिए पहुंचे और हर कोई चाहता था कि इस तस्वीर को एक बार जरूर देखें। और ये क्योंकि एक प्रतीकात्मक तस्वीर होती है और ये जब रावण के पुतले का दहन होता है तो ये बताता है कि कैसे अंधकार के बाद उजाला आता है और बुराई के बाद हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है। और ये एकता, समर्पण, शक्ति, इसका ये त्योहार है। दशहरे का जो पर्व है उसका सेलिब्रेशन होते हुए और ये बताने की, समझाने की कोशिश की है कि कैसे इस तरह के आयोजनों के जरिए समाज में एक संदेश भी दिया जाए, समाज में एक मैसेज भी दिया जाए। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये संदेश लेकर जाए कि अपने जीवन में किस तरह से कुछ सकारात्मक बदलाव उसे करना है। भगवान राम की कहानी से या रावण की जो कथा है, जिस तरीके से उसका कैरेक्टर रहा है, वो उससे आप क्या सीख सकते हैं, कैसे जीवन में आप इस तरह की कहानियों के जरिए सनातन की जो कथाएँ हैं, जो हमारा इतिहास, हमारी लेगेसी रहा है, हमारी परंपराएँ हैं, इससे अपने जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो ये आप देखिए बुराई का अंत होता हुआ पुतले जो है वो एक एक करके ध्वस्त होते हुए, दूसरा पुतला भी इस वक्त यहाँ पर जनीडोज हो गया है, ध्वस्त हो गया है। और ये तीसरा जो रावण का बेटा था मेघनाथ, जिसे अपनी शक्तियों पर बहुत गर्व था, जिसका ये मानना था कि वो उसने भगवान इंद्र को भी जीत लिया था, इसका एक नाम इंद्रजीत इतिहास से भी है, उसका पुतला भी इस वक्त यहाँ पर जल रहा है। और ये तीसरा पुतला भी उसका भी दहन होता हुआ। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए, समझाने के लिए आप तमाम जो लोग हमारे एनडीटीवी राजस्थान के जरिए जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप तक भी यही संदेश इस तरह के आयोजनों के जरिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमारे इतिहास को समझें, हमारी संस्कृति परंपराओं को समझें और ये भी समझे कि इस तरह के आयोजनों का मकसद क्या है, इस तरह के आयोजन क्यों जरूरी हैं और इस तरह के आयोजनों से हमें किस तरह की सीख भी मिलती है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी जयपुर। और धार्मिक नगरी अजमेर के पटेल मैदान में विजयदशमी के अवसर पर शनिवार को भव्य दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सबसे बड़े 65 फीट ऊंचे रावण के साथ 45 फीट ऊंचे मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। हजारों की संख्या में पहुंचे दर्शकों ने तालियों और जयकारों के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया। अब जरा आपको ये सीकर की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर रावण दहन हुआ और इसके लिए बकायदा आप देख रहे हैं आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े धूमधाम के साथ रावण दहन किया गया। सीकर शहर के रामलीला मैदान में भी आज गुरुवार को दशहरा पर्व के अवसर पर 73वीं बार रावण के पुतले का दहन किया गया। और दशहरे पर रावण दहन तो हर जगह होता है, लेकिन झालरापाटन में जिस तरीके से 185 सालों से चली आ रही एक अनोखी और रोमांचक परंपरा लोगों को खासा आकर्षित करती है। यहाँ न सिर्फ रावण का पुतला जलाया जाता है बल्कि उसकी पत्नी मंदोदरी की चुनरी को लूटने की परंपरा भी निभाई जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और इस साल भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दशानन रावण का दहन किया गया और हर जगह पर अपना एक अलग इतिहास रहा है, जहाँ पर अलग अलग तरीके से रावण दहन को लेकर के कहानियां भी हैं। अब जरा आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं
जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि कैसे रावण दहन हुआ और जोधपुर के अंदर भी, जैसलमेर के अंदर उसके बाद क्योंकि रावण दहन किया जाता है और साथ ही बीकानेर की ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रावण दहन के बाद आतिशबाजी भी की गई और रावण दहन के बाद एक प्रतीकात्मक तौर पर जो संकेत एक दिया जाता है कि भाई हमेशा बुराई का अंत होता है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है और उसके बाद इसीलिए वहां पर आतिशबाजी की गई और जश्न मनाया। तो हमने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की आपको तस्वीरें दिखाई हैं। आप राजस्थान में अलग अलग जगहों पर क्या इसके पीछे की मान्यता है, क्योंकि राजसमंद में हो वहां पर रावण को जलाया नहीं जाता, यानी कि रावण दहन नहीं किया जाता है बल्कि उसको गोलियों से मारा जाता है। आप राजस्थान में अलग अलग तरह की इसमें मान्यताएं हैं और इसको अलग अलग तरीके से मनाया भी जाता है। जैसा कि एक समाज, विशेष समाज जो कि इसको पैरों के जरिए रौंदता है, यानी कि रावण को मिट्टी स्वरूप बना करके और उसके बाद उसको अपने पैरों से रौंदा जाता है, उसको दबाया जाता है। तो यहाँ पर जलाने की प्रथा नहीं है बल्कि उसको पैरों से रौंदने की प्रथा है। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि अलग अलग मान्यताएं हैं और रावण दहन से जुड़ी हुई या विजयादशमी को लेकर के अलग अलग प्रथाएं हैं और यहाँ पर उसी को निभाते हुए आज की तस्वीरें सामने आई हैं। और सबसे रोचक जो तस्वीर सामने आई वो कोटा से, और कोटा में क्योंकि इस बार का जो रावण दहन था वो काफ़ी ऐतिहासिक रहा है और इसमें क्योंकि 221 फीट ऊंचा जो रावण का पुतला था उसका दहन किया गया और उसमें कई तरीके की चीज़ें थी और इसलिए मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँचे। और ये बांसवाड़ा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर रावण दहन के बाद वहां आतिशबाजी की गई और आतिशबाजी की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह था। आप लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर एटीएस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और कुख्यात ड्रग तस्कर हत्थे चढ़ा है। गांजा तस्करी पर पुलिस का एक्शन यहां पर हुआ और 25,000 का इनामी तस्कर बजरंग को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान से लेकर उड़ीसा, तेलंगाना तक ये नेटवर्क फैला हुआ है और एनएसजी कमांडो ये आरोपी तस्कर रह चुका है। मुंबई हमले वाली कमांडो टीम में ये बजरंग शामिल था और सीकर के कारंगा गांव का ये रहने वाला बताया जा रहा है। तो फिलहाल बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर कुख्यात ड्रग तस्कर एटीएस के हत्थे चढ़ा है और गांजा तस्करी पर पुलिस ने एक्शन लिया है। काफी दिनों से राजस्थान में गांजे की तस्करी का यह छद्म खेल चल रहा था। पिछले 2 महीनों से ऑपरेशन गांजेनिया चलाकर एएनटीएफ और एटीएस की टीमें लगातार इसके सूत्रधारों की तलाश में थी। गहन परिश्रम के बाद जब बजरंग सिंह का नाम सामने आया तब इसके लिए तलाश शुरू की गई और इतना शातिर और सतर्क था कि यह ठिकाने, नाम, पता, टेलीफोन सब कुछ लगातार बदलता रहता था। तिनके का सहारा लेकर ताल पार करना यही शगल रहा, यही आदत रही है एटीएस और एएनटीएफ टीमों की। और उस एक सूत्र से रतनगढ़ चूरू में इसके ठिकाने तक पहुंचकर काफी साहसिक अंदाज में इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। और कफ सिरप के कहर से आज 3 घरों में गम का माहौल है। दावा किया जा रहा है कि कफ सिरप पीने के बाद 2 भरतपुर और 1 सीकर के बच्चे की मौत ने परिजनों की दुनिया ही उजाड़ दी। पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारी घटना की तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग दवाओं की सुरक्षा और मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं हमारी टीम आज भरतपुर जाकर परिजनों से मिली, अस्पताल रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय भी ली गई। वहीं दवा बनाने वाली कंपनी के यहां भी जब हमारी टीम पहुंची तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगर छोटे बच्चों, बहुत छोटे बच्चों में दे दी जाए तो भी नुकसान कर सकती है। सुनकर हो गए ना हैरान। ये है जयपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील सांघी। जिस दवाई की ये बात कर रहे हैं, ये वही दवाई है जो इन दिनों बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। कितनी खतरनाक हो सकती है दवाई अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग सही से ना हो, सुनिए। आपको लगता है कि ये कहीं चूक रही है कि छोटे बच्चों को ये दवा दी जा रही थी?
अब हो सकता है ये एक संभावना बन सकती है, उसके लिए देखना पड़ेगा ये कितने छोटे बच्चे में दवाई लिखी गई है, मगर उसकी दवा उसको पूरी गहनता से पढ़ाई करनी पड़ेगी कि उसकी दवाई की मात्रा कितनी दी गई, दवाई वास्तविकता में, क्योंकि दवाई बहुत लंबे समय से मार्केट में अवेलेबल है, तो अचानक से ये दवाई अगर इतना नुकसान कर रही है तो दवाई की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के ऊपर भी पूरा देखना पड़ेगा सब। अगर अधिक मात्रा में दवाई ली गई होगी तो 100% नुकसान करेगी ही करेगी। अगर अधिक मात्रा में ली गई है और दवाई अगर खराब तरीके से बनाई गई है तो वो नुकसान करेगी ही करेगी। तो निशुल्क दवा योजना का कड़वा सच सामने आ रहा है। दवाई खांसी दूर करने के लिए दी गई थी, लेकिन दवाई ने बच्चे को ही जिंदगी से दूर कर दिया। सिरप से भरतपुर में ही एक और बच्चे की मौत का दावा किया जा रहा है। दरअसल 27 सितंबर को जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 2 साल के तीर्थराज की मौत हो गई थी। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद पिता का कहना है कि डॉक्टरों ने यही डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप बच्चे के लिए रखा था। मासूम को कई दिनों से खांसी की शिकायत थी। मैं सुबह की टाइम में उसको दिखाने के लिए ले गया। कहाँ लेके गए थे आप? वैर जो सरकारी हॉस्पिटल जी, इसमें दिखाने के लिए ले गया, तो उसमें डॉक्टरों ने खांसी जुकाम की जो सिस्टम दवाई थी वो लिख के दी। मैं उनको मतलब लेके वहां से, और जो डॉक्टरों ने बताया भाई हिसाब से मैंने उसके लिए खांसी दवाई दी। उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद लड़का मेरा सो गया, उसके बाद जगा नहीं। आज दोपहर बाद पता चला है, इस बारे में मैंने उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया है। और जिस बारे में मीडिया में वो चल रही है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिरप के बारे में, तो उसके बारे में तो हमने पहले से ही वो स्टॉप कर रखा है। जिस दिन से सूचना मिली हमारे पास नोटिफिकेशन आया। बाकी का इसका जांच पड़ताल कर रहा हूँ मैं कि बात सही है, जांच तो कर लेंगे, लेकिन बच्चे की जिंदगी कैसे लौटाएंगे? क्या पहले कोई जांच नहीं की गई? प्रदेश में मुफ्त में मौत का सिरप बट रहा है। सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सिरप बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। सिरप बनाने वाली केसंस कंपनी 2 दिन से अपनी फैक्ट्री में ताला लगाकर जिम्मेदारी से भाग चुकी है। ये देखिए, ये कचरा जलाया हुआ है और यहाँ डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप आईपी, ये वो सिरप जिसकी बात आ रही है, और इसका बैच नंबर है 270 बैच लग रहा है। अगस्त 2025 इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और जुलाई 2027 इसकी एक्सपायरी डेट दिखाई गई है। सिरप की एक्सपायरी 2027 है, लेकिन बनने से 2 महीने के बाद ही ये बच्चों की जिंदगी छीन रही है। किस तरह से ये कंपनी सच्चाई को जलाने की कोशिश कर रही है। केसंस फार्मा के प्लांट की ये तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ जले हुए और गले हुए डेक्स्ट्रोमेथोर्फन दवा के रैपर मिले। क्या कंपनी की मंशा में ही कोई खोट है? 2027 एक्सपायरी डेट की जो लेबल्स हैं, जो बॉटल के रैपर्स हैं, उनको फेंका क्यों गया है? और अगर ये जलाने की कोशिश हुई है तो ये क्यों हुई है? क्या इसको इस रूप में देखा जाए कि सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है? क्या कंपनी के मालिकों को, वीरेंद्र गुप्ता को वाकई ये लग रहा है कि उनके प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ है और उसको छुपाने की कोशिश हो? इस बारे में जांच रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। दावा किया जा रहा है कि सिरप से प्रदेश में अब तक 3 मासूमों की मौत हो चुकी है। ये आम आदमी से जुड़ी बात है। सरकार को ध्यान देना भी जरूरी है। फ्री दवा योजना से सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और वोट बटोरती है, लेकिन जब वही दवा कलेजे के टुकड़े की जिंदगी को लीलने लगे तो जरूरी है सतर्क हुआ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और वहीं कफ सिरप पीने से बच्चों की हुई मौत मामले को लेकर आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाए हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह पर आरोप लगाए हैं और राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री का महकमा फेल हुआ, ये हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया और सवाल भी उठाया, क्या 2 साल से स्वास्थ्य मंत्री सो रहे हैं? ब्लैकलिस्ट की गई दवाओं को बेचा जा रहा है, नए रैपर लगा करके इन दवाओं को बेचा जा रहा है। ये हनुमान बेनीवाल ने इस दौरान सवाल उठाया। सीधा सीधा आरोप है। आप क्या सो रहे हो क्या? कब जगोगे? 2 साल हो गई, क्या सुधार कर लिया आपने? आप इस पूरे मामले की एसओजी से जांच कराएं। दोषी जो भी लोग हैं इनके खिलाफ आपराधिक कृत्य दर्ज करा के 7 दिन के अंदर इनको सलाखों के पीछे डालें, तब मानेंगे कि भजन लाल सरकार की और स्वास्थ्य मंत्री की कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर नहीं।
इस मामले को लेकर हम प्रयास करें कि नए सिरे से ये जो फर्जी दवा कंपनियां इस राजस्थान के अंदर है, इनको हम एक बार चिन्हित करके इनके खुद ताले लगाएंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने स्तर पे इन दवा कंपनियों को बंद कराएगी और राजस्थान के नौनिवालों को और राजस्थान की जनता को न्याय दिलाएगी। वहीं डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप के कंपोनेंट को लेकर ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक से जान लेते हैं आखिर उनका इस पर क्या कहना है। यह जो दवाई है उसके 5 ml के अंदर 13.5 मिलीग्राम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड है। यह एक तरह से एंटीट्यूसिव कफ सप्रेसेंट है जो कि ड्राई कफ सिरप के रूप में उपयोग किया जाता है। जो DGHS की गाइडलाइन है उसके अनुसार ये दवाई 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। यदि ये दवाई दी जाती है तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट हैं वे हैं डिजीनेस, ड्राउजीनेस, पैल्पिटेशंस, सीजर्स, ब्रीदिंग इश्यूज इससे क्रिएट होती हैं जो कि कॉमनली देखने में आते हैं। वहीं 20 साल का एक छात्र जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही की थी लेकिन वक्त से पहले ही उसने मौत को गले लगा लिया। छात्र के सुसाइड की खबर ने परिवार को तोड़कर रख दिया। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए आखिर क्या है इस सुसाइड के पीछे की कहानी। घर में मातम का माहौल, रोते बिलखते परिजन, पिता की चीखें और आवाज में वो दर्द जिसको बयां नहीं किया जा सकता। 2 साल पहले ही दिल्ली से कोटा आया था 20 साल का लकी। पढ़ाई में अव्वल रहने वाला छात्र अचानक क्यों इतना टूट गया कि उसने अपने कमरे में ही आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। ये सवाल अब भी सभी को परेशान कर रहा है। विज्ञान नगर में रहकर छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हमें तो कोई परेशानी बताई नहीं। उसके दोस्तों से पता चल रहा है, मतलब उसने उसके दोस्तों से 2-3 दिन पहले किसी से लड़ाई हुई थी उसकी। अच्छा, तो बोला था कि मैं थाने में आया हूँ। कोई झगड़ा वगैरह की सूचना लगी थी आपको? हमें नहीं लगा था कि कहीं झगड़ा उगड़ा किया है। यहाँ पे जब आए तो बहुत रंग का बात पता चला। छात्र लकी के सुसाइड के बाद से उसका साथी फरार है। दिल्ली से कोटा पहुंचकर पिता ने शक जताया है और कहा है कि कुछ दिन पहले ही लकी ने 40,000 रुपए मांगे थे, ये कहकर कि उसे ये पैसे किसी को लौटाने हैं। 1 हफ्ते पहले बात किए थे हम, तो पैसे उसे का लेन देन था, किसी दोस्त यार से ले रखा था। तो मेरे को बोला कि पापा पैसे, मेरे से तो नहीं बोला, अपने बहन से बोला। मैं ऐसे सोया हुआ था तो मेरी लड़की बोली कि पापा वो पैसे जो है ना जिससे लिया ना वो थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा बोलता होगा। तो मैं उठा, मैं कहा मेरे पास 10,000 भेज उसको। तो मैं 10,000 2 सेकंड में भेज दिया। तो फिर लक्की से बात हुआ कि अब बोल, अगर पापा बाकी पैसे मेरे बेटा जैसे आएगा ना मैं भेज दूंगा। उसके बाद मेरे से बात नहीं। कितने पैसे ले रखे? 40,000 का बता रहा था। माँ बाप की आंखों का तारा, उनकी उम्मीदों का सहारा। जिंदगी की दौड़ में ऐसा क्या पीछे रह गया कि उसने मौत को ही आसान रास्ता समझ लिया। पिता की माने तो बेटे का मोबाइल फोन और उसका पर्स भी गायब है। कल 4-4:30 बजे मकान मालिक कृष्ण कुमार मालवीय थाने पर आया और उसने बताया कि मेरे मकान में एक बच्चा रहता लक्की चौधरी जो पंखा के लटका हुआ। इस सूचना पर गए और वहाँ जाके देखा तो पंखे लटका हुआ था और उसको पंखे से उतारा और एमबीएस में डॉक्टर साहब से चेकअप करवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल कारणों की जांच जारी है, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक बार फिर वही सवाल, आखिर क्यों हमारे युवा जिंदगी की जंग हार रहे हैं? पढ़ाई का दबाव, करियर का तनाव या फिर कोई और वजह? अब जांच से ही साफ होगा। कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। वहीं 2 दिन पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में संघ के कार्यक्रम का विरोध करने के चलते हुए बवाल और उसमें घायल हुए NSUI कार्यकर्ता रविंद्र मेघवाल से मिलने पूर्व सीएम अशोक गहलोत SMS अस्पताल पहुंचे, जहां पूर्व सीएम ने ट्रॉमा सेंटर में जाकर मुलाकात की और डॉक्टरों से उनकी स्थिति जानी। साथ ही गहलोत ने कहा कि पुलिस RSS और सरकार के दबाव में काम कर रही है और गुंडागर्दी मचा रखी है।
तो क्या ये इससे दुश्मन है, समाज के समाज तत्व है? इन्होंने क्या कसूर किया कि आप नॉन बेलेबल धाराएं आरएसएस के दबाव में आके लगा रहे हैं? आरएसएस के दबाव में पुलिस काम कर रही है, आरएसएस के दबाव में मारपीटाई हो रही है, और ये एकदम चाल चरित्र चेहरा वाले लोग हैं। तो क्या आरएसएस बीजेपी का ये चाल चरित्र चेहरा है जो सबके सामने आ रहा है? क्या हो रहा देश के अंदर, वो चिंता अलग लगी हुई है। तो हमारे एनएसयू कार्यकर्ताओं जो पिटाई करी गई, ये तो सबके सामने है। अब तो विवाद हो रहा है। तो जिस प्रकार से गुंडागिर्दी हो रही है और पुलिस कमिश्नर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लगता मुझे कि वो दबाव में काम कर रहे हैं। और झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर, जहां दुर्गा पूजा विसर्जन के समय मधुमक्खियों का हमला हुआ और हमले से विसर्जन यात्रा में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आधा दर्जन श्रद्धालु मधुमक्खियों के हमले में घायल हो गए और घायलों को नवलगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और इसमें ये पता चलता है कि कैसे वहां पर जो लोग थे उनके ऊपर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। तो दुर्गा पूजा विसर्जन के समय मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और हमले से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लगभग आधा दर्जन श्रद्धालु मधुमक्खियों के हमले में घायल हो गए। और चूरू से बड़ी खबर, जहां ट्रेलर और निजी बस की भिड़ंत हो गई। बस में सवार करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। नेशनल हाईवे 11 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। रतनगढ़ से सालासर निजी बस जा रही थी। नेशनल हाईवे 11 पर जयपुर पुलिया के पास ये घटना हुई है और आपको बता दें कि रतनगढ़ से सालासर की तरफ ये निजी बस जा रही थी और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जालौर से बड़ी खबर, जहां पुरानी रंजिश में घर पर हमला हुआ। 1 दर्जन हथियारबंद हमलावरों ने हमला किया और हमले में परिवार के मुखिया गंभीर रूप से घायल हुए। हमले के बाद बेटे का अपहरण किया गया और पुलिस ने आरोपियों के परिवार से 2 लोगों को डिटेन कर लिया है। वहीं पूछताछ कर युवक की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। रानीवाड़ा उपखंड के सिलासन गांव की ये घटना बताई जा रही है। जालोर के करडा पुलिस थाना क्षेत्र के सिलासन गांव से सनसनीखेज वाला मामला सामने आया है, जो कि बीती रात को देखा जाए तो 10 से 12 युवक है जो अपने खेत पर परिवार के साथ रह रहे मदन सिंह के ऊपर व परिवार के ऊपर जोरदार धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हालांकि मदन सिंह उस वक्त घायल हो गया और उसका जो पुत्र था हरमत सिंह उसको अपहरण कर ले गए। जानकारी के अनुसार बताया गया कि पुलिस थाने में मामला दर्ज हो चुका है। करडा पुलिस सहित जालोर पुलिस लगभग लगी है, जो कि आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी है। हालांकि जो हरमत सिंह अपहरण करता है उसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई है और न ही उसको सुरक्षित रूप से पुलिस ने दस्तगिरद किया गया। हालांकि इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस लगी हुई है आरोपियों के पीछे। सुबह से ही लगातार 2 से अधिक जो टीम बनाकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जालोर से एनडीटीवी के लिए भारत राज पुरोहित की रिपोर्ट। और राजस्थान प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।